लड़की को फंसाना रहता है तो क्या कहते हैं, एक गाना गाते हैं लड़के, कहते हैं कि काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे, ओहो सोना शर्मा गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का। ओहो, आपने तो गोल्डी बॉडी की खोज कर दी, आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं, आपको नोबेल प्राइज से सम्मानित करना चाहिए। आपको तब इनको 1906 में नोबेल प्राइज से सम्मानित कर दिया गया। किडनियाँ काट के दिखा किडनियाँ, अपना लंग्सवा काट के दिखा लंग्स, अपना फेफड़ा काट के दिखा फेफड़वा, हाथों काट के दिखाओ ना काटेगा ससुरा। जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, कि सेल क्या होती है, सेल कितने प्रकार की होती है, सेल में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल, और इसको एक साइंटिफिक नेम होता है उसका, एक मेडिकली नेम होता है, मेडिकल में इसको कहते हैं साइटो। साइटो मीन्स होता है सेल, और देखिए साइटोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ द सेल। साइटो मीन्स सेल होता है, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना यानी अध्ययन करना, यानी कोशिका के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोलॉजी। देखिए, खोज करता थे, जो सेल की खोज करता थे, ये रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1665 ईस्वी में कार्क में इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की। जब इन्होंने कार्क को माइक्रोस्कोप से देखा तब इनको मधुमक्खी की छत्ते के आकार का कुछ संरचना देखी, तो इन्होंने कहा ओरी साला, ये तो मधुमक्खी की छत्ता की तरह दिखत है, ये क्या है, तो इन्होंने उसका नाम दे दिया सेल, नाम रख दिया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने डेथ सेल यानी मरी हुई कोशिका की खोज की थी, और जीवित कोशिका की खोज यानी लिविंग सेल की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है ना। अब देखिए, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को किसने दिया, एक स्लाइडेन थे और एक स्वान। स्लाइडेन एक वैज्ञानिक थे और स्वान थे, स्लाइडेन जो थे बॉटनी के साइंटिस्ट थे, और जो स्वान थे ये जूलॉजी के साइंटिस्ट थे। इन दोनों लोगों ने 1839 ईस्वी में इन्होंने कहा कि देखिए भैया, जो सेल होती है ना, ये पौधों और जंतु यानी प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है समान रूप से, और ये क्या होती है, उनकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यानी फंक्शनल और क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इन दोनों ने क्या किया, सेल थ्योरी दी। अब देखिए, हम पूरे यूनिवर्स में सबसे जो छोटी कोशिका होती है यानी स्मॉलेस्ट सेल होती है, वो होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना। और पूरी यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ओस्ट्रिच का एग होता है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। वह शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है ना, उसमें 2-3 लोग आराम से नाश्ता कर लेते हैं, इतना बड़ा अंडा होता है, समझिए। और देखिए, जो इंसानों में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, इंसानों में यानी हम इंसानों में सबसे छोटी कोशिका मेल का जो होता है स्पर्म यानी शुक्राणु जो होता है सबसे छोटा होता है। ठीक है ना, सबसे छोटी कोशिका होती है। और इंसानों में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, ये होता है फीमेल का ओवम यानी महिला का अंडाणु। और देखिए, लॉन्ग जो कोशिका होती है सबसे लंबी। अब इसमें बड़ी और लंबी में आप अंतर समझिए, जैसे बरगद का पेड़ है तो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है, और क्या होता है, नारियल का पेड़ बहुत लंबा है। तो लंबा और बड़ा में अंतर आप समझिए। जो देखिए, लॉन्ग सेल यानी सबसे लंबी जो कोशिका है ये न्यूरॉन सेल होती है, यानी जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है न्यूरॉन, वो न्यूरॉन सेल सबसे लंबी कोशिका होती है। अब देखिए, जो हमारी जो सेल होती है ये बहुत छोटी छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की होती है, ये हमारी आंखों से नहीं दिख सकती। इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब ये हमारी कोशिकाएं दिखती हैं। हमारे पूरे ऑल बॉडी पार्ट में हम ये कोशिकाएं रहती हैं, यानी हमारे जो सेल होता है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे आप देखेंगे, आपका जो घर बनता है कैसे बनता है, ईंट बन रहता है, उसमें बालू रहता है, सीमेंट रहता है, फिर छड़े रहती हैं, इससे क्या होता है, हमारा पूरा घर बनता है। लेकिन उसमें उसकी इकाई क्या है, घर बनने की ईंट है। ईंट में क्या है, ईंट की वजह से क्या है, पूरा घर बना हुआ है। ठीक है ना। उसी तरह हमारी बॉडी का जो पार्ट होता है, हमारा यूनिट होती है, इकाई होती है, सेल होती है। ठीक है ना। हमारे पूरे बॉडी पार्ट में सेल अलग अलग बॉडी पार्ट में, जैसे हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स में मायोसाइट्स होते हैं, हड्डी हो गई, हड्डी में ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, और ब्रेन हो गया तो ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन सेल होते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से पूरे बॉडी पार्ट में क्या होता है, सेल रहती हैं। देखिए, सेल क्या होता है, सेल में जब कई सारी सेल इकट्ठा हो जाती हैं ये बनाते हैं ऊतक। ठीक है ना, ऊतक बनाते हैं। ऊतक बोले तो जैसे ब्लड हो गया, बोन हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, ऊतक होते हैं। और देखिए, कई सारे ऊतक यानी कई सारे ऊतक मिलेंगे तो ये बनाएंगे अंग, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गई, ये क्या होते हैं, अंग होते हैं।
और ये सारे अंग, कई सारे अंग मिल जाएंगे, ये क्या बना देते हैं, शरीर बना देते हैं, यानी हमारे पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी तरह इंग्लिश में को कहेंगे सेल जो होता है, सेल के ग्रुप के क्या कहते हैं, टिश्यू, यानी कई सारे टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनाएंगे, और कई सारे ऑर्गन बनाएंगे मिलेंगे तो ये बॉडी सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारी जो सेल होती है ये क्या होती है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। जैसे आपका जो घर होता है कैसे बनता है, ईंट रहती है, सीमेंट रहता है, बालू रहता है, छड़ रहता है, और तमाम सामग्री रहती है जो घर को बनाती हैं। लेकिन उसमें यूनिट क्या है घर को बनाने की, उसमें यूनिट जो है, उसकी जो इकाई है जिसके दम पर वो पूरा घर बना है, वो ईंट है, यानी ईंट की वजह से क्या है, पूरा आपका घर बना हुआ है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी होता है, हमारी जो सेल होती हैं हमारी बॉडी की इकाई होती है, ठीक है ना। जैसे देखिए सेल जो होती है, यानी कोशिका, कई सारी कोशिका मिल जाएंगे तो ये क्या बनाती है, ऊतक, यानी जैसे कोशिका हमारे मायोसाइट, मसल्स में मायोसाइट्स होते हैं, हड्डी में ओस्टियोसाइट्स होते हैं, और ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, ठीक है ना। पूरे बॉडी पार्ट में अलग अलग कोशिकाएं होती है, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं, ये क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। ऊतक जैसे ब्लड हो गया, बून हो गई, ये क्या हो गया, ऊतक हो गए। और कई सारे ऊतक मिल जाएंगे जब, ये क्या बनाते हैं, अंग बना लेते हैं। अंग मतलब हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ये क्या है, अंग है। और कई सारे अंग जब मिल जाएंगे तो ये क्या बना देते हैं, शरीर का निर्माण कर लेते हैं। और इसको इंग्लिश कहेंगे, कई सारे सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू। जब कई सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यू, और कई सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो ये ऑर्गन बना लेंगे, ऑर्गन कई सारे मिल जाएंगे, ये बॉडी पूरा सिस्टम बन जाएगा, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल, यानी कोशिका के प्रकार। ये कोशिका होती है, ये कितने प्रकार की होती है। कोशिका हमारी दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। तो प्रोकैरियोटिक सबसे पहले देखते हैं। देखिए प्रोमिस होता है, यानी प्रोमिस होता है फर्स्ट, और कैरियोटिक में होता है न्यूक्लियस। यानी इसमें क्या होता है, यह यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिकी होती है। इसमें ऐसे जो होते हैं प्रोकैरियोटिक वाले, इसमें एक ही कोशिका होती है, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक जो होते हैं, यू मिस होता है देखिए गुड और या वेल, और कैरियोट मिस न्यूक्लियस होता ही है। और ये क्या होते हैं, ये वेल डेवलपमेंट, यानी ये वेल डेवलप होते हैं, पूरे विकसित होते हैं। ये होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी बहुकोशिकी। इसमें जितने कोशिका के जितने भी अंग रहेंगे वो पूरे डेवलप्ड रहेंगे, और ये बहुकोशिकीय रहेंगे, एक से ज़्यादा कोशिकाएं रहेंगी। सेल के पार्ट के बारे में, सेल के पार्ट के सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली, और इसको एक और नाम से जानते हैं सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए झिल्ली, झिल्ली का मतलब समझिए, जैसे आप बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो दुकानदार क्या करता है, आपको कोई जो सामान लेते हैं वो एक थैली में दे देता है, यानी झिल्ली में दे देता है। उसी थैली को कोई कहता है मोम कहेगा, कोई बैसाखी कहेगा, कोई झिल्ली कहेगा, कोई झोला कहता है, इसी कहते हैं ना। यही जो झिल्ली होती है, ये कोशिका की तरह, कोशिका में भी एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना। उसी झिल्ली में कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, कोशिका अंग होते हैं, वो इसी झिल्ली के अंदर ही होते हैं। देखिए ये कोशिका के बाहर ऐसे इस तरीके से क्या होती है, ये झिल्ली लगी रहती है। ये झिल्ली एनिमल और प्लांट दोनों में पाई जाती है। ये लचीली होती है, जैसे ये दबाएंगे तो ये झिल्ली क्या होती है, ऐसे दब जाएगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जैसे दबाएंगे, इसे अपना हाथ दबाएंगे, ये कहती है ये झिल्ली दब जाती है। इसी झिल्ली, ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से दबता है आपका हाथ, ठीक है ना। और देखिए ये क्या होती है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी ये क्या होती है, पारदर्शी होती है, पारदर्शी होती है। इससे क्या होता है, निश्चित मैटर जो ये निश्चित पदार्थ होते हैं, ये इसे आर पार आ जा सकते हैं। देखिए ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक चैनल प्रोटीन होती है और एक कैरियर प्रोटीन होती है। देखिए चैनल प्रोटीन क्या होती है, ये कोशिका के ये जो मेम्ब्रेन होती है इसमें छिद्र बनाती है। जैसे देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कोशिका है, कोशिका को हमने जूम करके यहाँ पर बनाया है, तो ये जो देखिए इसके बीच में ये जो छिद्र आपको दिख रहा है ना, ये चैनल प्रोटीन ही बनाती है इसके बीच में। और ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लवर होता है। जैसे आप पढ़ेंगे आर्मी लवर, इसी तरीके ये जो चैनल प्रोटीन होता है ये वाटर लवर होता है, यानी हाइड्रोफिलिक होता है। ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये क्या होता है, इस छिद्र की वजह से। ये छिद्र सदैव खुले नहीं रहते हैं, ठीक है ना। ये जो छिद्र होता है ये सदैव हमेशा खुला नहीं रहेगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल के प्रभाव में ही खुलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई सिग्नल आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आएगा सेल की ओर से, तो अभी ये क्या होते हैं, ये छिद्र खुलते हैं। अब देखिए कैरियर प्रोटीन क्या होती है, ये मेम्ब्रेन को फैलाते हैं। देखिए
कैरियर प्रोटीन क्या करती है, ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पर आएगी, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर पढ़ के कैरियर प्रोटीन इसको ऐसे फैलाएगी, ऐसे फैलाएगी, और ये जो चैनल प्रोटीन है इसमें छेद बनाएगी, और ये कैरियर प्रोटीन इसमें इसको फैलाती है। अब देखिए जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल का क्या काम होता है, सेल वॉल ओनली क्या होता है, पौधों में पाई जाती है, ठीक है ना, प्लांट में, ये एनिमल में नहीं पाई जाती है। इसका काम होता है, ये सेलुलोज को बनी होती है, और ये क्या करती है, सुरक्षा एवं आकार का प्रदान करती है। देखिए जैसे ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी है, ये प्रोटीन की बनी है, और सेल वॉल जो है ये सेलुलोज की बनी है। और जैसे देखिए जो पौधे होते हैं इनको सुरक्षा और आकार का प्रदान करती है। जैसे आप लकड़ी देखते हैं ना, लकड़ी, पौधे की लकड़ियाँ क्या होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, ऐसे मारेंगे एक मुक्का तो आपको चोट लग जाएगी, वहाँ पर ऐसे दबाएंगे दबेगा नहीं। और देखिए सेल मेम्ब्रेन का ये जो सेल मेम्ब्रेन में ये जो हेड इसका होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लवर होता है, और इसका जो ये टेल होता है, ये सेल मेम्ब्रेन का ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर से क्या होता है, हेड करता है, यानी पानी से डरता है, यानी पानी से डरने वाला होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसका काम होता है कि हमारी जो सेल होती है उसको प्रोटेक्शन देना और सुरक्षा प्रदान करना। और क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड होता है, इस सेल के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म को यह सेल से बाहर नहीं जाने देती है। जैसे आप कोई थैला लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो थैले में क्या होता है, जितने भी सामान रहते हैं थैले में रहते हैं, वो क्या होता है, थैली उस सामान को बाहर बिखरने नहीं देती है, उसको प्रोटेक्शन दे रहती है। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ये जितने भी सेलुलर ऑर्गन होते हैं सबको प्रोटेक्ट करती है और साइटोप्लाज्म को बाहर नहीं जाने देती है। अब हम देखते हैं कोशिका के अगले अंग के बारे में, यानी अगले ऑर्गन के बारे में। तो ये है अगला अंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में किया था। देखिए केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं, यानी ब्रेन ऑफ द सेल। ये कोशिका का क्या होता है, सबसे बड़ा अंग होता है। और देखिए केंद्र का जो काम होता है, यह क्या होता है, सारे ऑर्गन को, सेल के जो ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है। ये सेल के सेंटर में पाया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको कहते हैं केंद्रक। ये जितने भी इसमें ऑर्गन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गॉल्गी बॉडी हो गया, क्रोमोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे, ये सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से ये न्यूक्लियस होता है। कहता है चाचा देखा, अगर केहू हमारी मर्जी बिना कोनो दूसरे अलग काम का देला तो बड़ी मार मारी बा। हर काम टाइम से होके के चाहिए और सही होकर के चाहिए, परफेक्ट होकर के चाहिए, पूरा बहुत कंट्रोल करके रखता है, सबको पूरा ट्रेन किया रहता है ना। ये क्या होता है, ब्रेन होता है उसका, सेल का। अब देखिए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं। ये देखिए सबसे पहला पार्ट होता है केंद्र कला, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है इसकी क्या होता है, इसकी एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल की मेम्ब्रेन है तो इसकी एक बाहर क्या होती है, ऐसे मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसको कहते हैं एक और के नाम से कायरोसिया कर, कायरोथिका के नाम से भी जानते हैं इसको। देखिए ये क्या होती है, न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस कला, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दो लेयर होती है। ये बनी होती है लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें लिपो जो होता है लिपिड होता है, लिपिड होता है, और प्रोटीन ये प्रोटीन होती है एक। इसमें देखिए जो पहली होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक होती है, दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी एक मेम्ब्रेन इसके बाहर रहेगी, एक मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर रहती है। अब अगला देखते हैं, दूसरा है जो केंद्रक रस, इसको हिंदी एक और नाम से जानते हैं केंद्रक द्रव्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको एक और नाम से जानते हैं कैरियोप्लाज्म कहते हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्लाज्म का मतलब लिक्विड या द्रव। देखिए ये क्या होता है, यह एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। यह न्यूक्लियस के क्या होता है, ऐसे चारों एक और बनाता है केंद्र द्रव्य, और इसी में क्या होता है, ये केंद्र द्रव्य ऐसे भरा रहता है, ये क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्र और न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, धसे होते हैं। अब देखिए ये केंद्रक आपका द्रव्य हो गया, केंद्रिका हो गया, केंद्रक बड़ा, ये बड़ा बड़ा वाला पार्ट हो गया, केंद्रक रस हो गया, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस का पार्ट हो गया। और इसमें केंद्रक न्यूक्लियोलस जो है ये धसा है, और क्या है इसमें क्रोमोसोम्स, ये क्या होते हैं, धसे रहते हैं। इसमें आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है। अब अगला पार्ट है, अगला पार्ट इसका केंद्रक का है केंद्रिका, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की खोज, यानी ये इसके बीच का जो सेंटर पार्ट है ये न्यूक्लियोलस है। इसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने 1781 ईस्वी में किया था, लेकिन बोमेन नामक वैज्ञानिक 1840 में इसको न्यूक्लियोलस नाम दिया।
ये फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा, ये न्यूक्लियस है, लेकिन उसका नाम ये इन्होंने दे नहीं पाया। तो ये एक बोमे नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने उसका नाम रखा न्यूक्लियोलस। देखिए न्यूक्लियोलस में क्या होता है, 10% आरएनए पाया जाता है, 85% प्रोटीन पाया जाता है, और मात्र 5% क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। और देखिए इसका अगला पार्ट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, ये जाल जैसी संरचना बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपस में जुड़ के क्या करते हैं, एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं। लेकिन जब इनका जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के समय क्या होता है, ये क्या होता है, एक दूसरे से जाल जो बना रहते हैं अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद क्या होता है, ये छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं हम, गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में कहते हैं ER कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं अंतःद्रव्यी जालिका। इसकी खोज सबसे पहले KR पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 ईस्वी में किया था। यह क्या होता है, यह केंद्रक में यानी साइटोप्लाज्म में विस्तृत रूप से फैला रहता है, यानी ये हमारा जो सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यह विस्तृत रूप से फैला रहता है। जो ER होता है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सेल की सबसे बड़ी क्या होती है, झिल्ली होती है। देखिए जो सब सेल में सबसे बड़ी झिल्ली होती है। और देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सबसे बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं। देखिए ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो दाग दाग की तरह दिख रहा है, ये राइबोसोम चिपके हुए हैं। जो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में SER कहते हैं। और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में RER कहते हैं। और तीसरा होता है ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में TER कहते हैं। स्मूथ वाला जो होता है, इसकी जो सरफेस होती है, सतह जो होती है, स्मूथ होती है, बिल्कुल चिकनी रहती है। और ये क्या कहता है, ये इसकी जो सतह पर राइबोसोम चिपके नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं लेता है। और रफ वाला जो होता है, दूसरा वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, इसकी सतह खुरदुरी रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इसकी सतह पर तो राइबोसोम चिपके हुए हैं, उसकी वजह से इसका सतह खुरदुरी रहती है और इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं। ये क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, ठीक है ना। देखिए अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि हमारी जो कोशिका को होता है, कोशिका को सपोर्ट प्रदान करना, और स्केलेटन के रूप में क्या होता है, सपोर्ट प्रदान करता है, ताकि कोशिका जो हमारी है, जो हमारी जो सेल है, वो पचक न पाए। नहीं तो क्या पता कौन एक ढूसा मार दिया तो कोशिका पचकल रह गई, जो हमारी जो सेल है वो पचकल रह गई, और ससुरा ने तो मार दिया, हम पचकल रह गए। तो ये क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको सपोर्ट स्केलेटन के रूप में सपोर्ट प्रदान करता है। और क्या करता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी जो इंट्रासेलुलर का मतलब कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, ये ग्लूकोजन का क्या करता है, स्टोरेज करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी संश्लेषण करता है। हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। देखिए राइबोसोम जो होता है, इसकी खोज सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1953 में ये सेम की जड़ों की कोशिकाओं में देखा था। ये जो थे रॉबिन्सन और ब्राउन थे, ये जो सेम के बीज होते हैं, उनकी जड़ की कोशिकाओं में देखा था, ठीक है ना। लेकिन पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955, देखिए 1955 का मतलब यानी ये जो हमारा जो देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद की ये सब कहानी चल रही है, ठीक है ना। याद रखिएगा, हमारा देश आज़ाद हुआ तब उसके बाद की कहानी चल रही है, तब ये क्या हुआ, ये राइबोसोम की खोज की गई। ये 1955 में पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जंतुओं की कोशिकाओं में किया। जंतुओं की कोशिकाओं में सबसे पहले इन्होंने खोज करके देखा कि ये तो राइबोसोम है, ठीक है ना। ये कब, 1974 में इनको नोबेल प्राइज द्वारा सम्मानित किया गया। वाह वाह, आपने राइबोसोम को खोज कर निकाल दिया, ये आपको लीजिए नोबेल प्राइज, आपने इतना महान काम किया है। कब किया, कब इनको प्राइज मिला, 1974 में। इन्होंने कब खोजा, 1955 में, ठीक है ना। देखिए ये क्या होता है, यह सबसे सूक्ष्म अंग होता है, ये कोशिका का क्या होता है, सबसे सूक्ष्म माइक्रो
क्या होता है, ऑर्गन होता है, सबसे सूक्ष्म अंग होता है। ये ईआर के सतह पर होता है, ईआर के सतह या सेल के किसी भी भाग में रहता है। आपको बताया ना, देखिए ये ईआर के सतह पर चिपका हुआ है और सेल के किसी भी पार्ट में ये क्या होता है, पाया जाता है, इधर कहीं भी पाया जा सकता है। ये हो गया आपका राइबोसोम। और देखिए सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर हमारा जो राइबोसोम होता है ये दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। देखिए 70S राइबोसोम जो होता है यह छोटे आकार का होता है, ये बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और 80S का जो राइबोसोम होता है ये थोड़ा बड़े साइज का होता है, ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें पाया जाता है। और देखिए राइबोसोम को कोशिक ये क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं तो आप तुरंत लिख दीजिएगा राइबोसोम। यानी राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। इसका मेन काम ही होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी सिंथेसिस करना होता है। और हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। देखिए गोल्जी बॉडी क्या होता है, गोल्जी बॉडी को हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय, इसको एक और नाम से जानते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और इसका एक और नाम होता है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में एनिमल सेल की स्टडी के आधार पर किया। देखिए कैमिलो गोल्जी साहब ने जब गोल्जी बॉडी की खोज की तो ये उसको नाम ही नहीं दे पा रहे थे कि यार इसको क्या नाम दे, ये ससुरा का निकल गया, इसको नाम क्या, इसका क्या नाम रखें, ये कोई नाम नहीं रख पाए तो ये अपना नाम रख दिए गोल्जी। तब से इसको गोल्जी बॉडी कहा जाने लगा, ठीक है ना। और 1906 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ओह आपने तो गोल्जी बॉडी की खोज कर दी, आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं, आपको नोबेल प्राइज से सम्मानित करना चाहिए। आपको तब इनको 1906 में नोबेल प्राइज से सम्मानित कर दिया गया। देखिए बैक्टीरिया ये क्या होता है, गोल्जी बॉडी बैक्टीरिया, ब्लू और ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है, गोल्जी बॉडी उसमें नहीं पाया जाता है। ये प्रत्येक समूह में 4 से 10 थैलियां क्या होती हैं जो कहीं कहीं पर ईआर से जुड़ती हैं। देखिए ये गोल्जी बॉडी क्या होता है, ये ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, इस तरीके से 4 से 10 थैलियां ऐसी बनी रहती हैं, और कहीं कहीं पर क्या होता है ये गोल्जी ईआर से जुड़ा रहता है, और इधर भी कहीं भी ये क्या होता है इस तरीके से पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये क्या होता है ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे इस तरीके से बना रहता है। ये क्या होता है, प्लांट में यह सेल का मुख्य अंग होता है, जो गोल्जी बॉडी होता है सेल का मुख्य अंग होता है, तो इसको कहते हैं लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और इसको प्लांट में यानी पौधों में डेक्टोसोम कहते हैं। देखिए गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, यानी कोशिका का क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। जैसे क्या होता है कि एक ट्रैफिक पुलिस होता है तो आप देखते हैं कहीं भी ट्रैफिक पर वो जाम नहीं लगने देता है, तो उसी तरीके से ये सेल जो होती है, ये जो गोल्जी बॉडी होते हैं, ये अपने सेल में अपनी कोशिका में हर एक ऑर्गन को कितना किस चीज़ की जरूरत है, कब की क्या जरूरत है वो क्या करता है उसको सप्लाई करता है, यानी ट्रैफिक का एक काम करता है, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। जैसे क्या होता है, यह जिस चीज हमारे जिस ऑर्गन को जितनी ऊर्जा आवश्यकता रहेगी, जब आवश्यकता रहेगी वो उसको उतना ऊर्जा देगा। जैसे हम दौड़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाने का इस समय मेरी ऊर्जा कहाँ ज़्यादा खर्च हो रही है, बोलने में ज़्यादा खर्च हो रही है, तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, गोल्जी बॉडी पूरा हमारा अभी पैर खड़े हैं, हम चल नहीं रहे हैं तो हमारी एनर्जी पैर काम नहीं कर रहा है तो वहाँ ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, तो हमारी गोल्जी बॉडी क्या करता है पूरा पैर से ऊर्जा खखोर के पूरा ले आएगा हमारी जीभ कनी के लूज। अब जीभ ज़्यादा काम कर रहा है तो जीभ को ज़्यादा ऊर्जा दो, ठीक है ना, ताकि ये कंटिन्यू काम करता रहे। तो आप जब देखेंगे, आप जब थकते हैं आप पूरी तरीके से थक जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलते बोलते रहें, आप जीभ की एनर्जी खत्म हो गई तो आप ऐसे करने लगे, नहीं, आप जब थकेंगे तो पूरी बॉडी थक जाएगी। आप दौड़ते दौड़ते क्या पता पैर की एनर्जी खत्म हो गई तो धाम से गिर जाएगा, ऐसा नहीं। ये गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये ऑपरेटर्स, ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन करना, और ये क्या होता है सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। और ये
लाइसोसोम को फॉर्मेशन करता है और यह ऑपरेटर्स ऑफ सेल यानी ऑपरेट करता है। जैसे कोई ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेट करता है किसी चीज़ को, उसीलिए कहते हैं ये ऑपरेट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। ये किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने का काम करता है, इसीलिए इसको गोल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं। और हम देखते हैं राजधानी। राजधानी को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मेन काम होता है वाटर को स्टोर करना, यानी हमारी जो सेल होती हैं, सेल में जो वाटर होता है, जो वाटर होता है, ये हमारे वैक्यूम में स्टोर रहता है, ठीक है ना। अगला होता है तारकाय। तारकाय को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को टी बोरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 ईस्वी में सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया। याद रखिए, इन्होंने खोज नहीं किया है, ठीक है ना, सेंट्रोसोम का खोज नहीं किया, इन्होंने सेंट्रोसोम नामक शब्द का प्रयोग किया है। देखिए सेंट्रोसोम, सेंट्रो का मतलब होता है सेंटर, यानी सेल के क्या होता है सेंटर में होता है। सेंट्रो का मतलब सेंटर, सोम का मतलब सेंट्रोसोम। ये क्या होता है, ये सेंट्रोसोम जो होता है ये सेल के सेंटर में होता है। सेंट्रोसोम का जो ये होता है न्यूक्लियस के समीप होता है, यानी देखिए ये जो सेंट्रोसोम आपका दिख रहा है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के क्या है, ये ठीक समीप में ही है, यानी पास में ही है। ये क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन का काम करता है। यानी हमारी जो बॉडी में होता है सेल जो डेथ हो जाती हैं, जो मर जाती हैं, उसको क्या होता है डिवीजन का काम करता है। डिवीजन का मतलब बट जाना या कट जाना नहीं, सेल डिवीजन का मतलब होता है एक नई कोशिका का, एक नए सेल का निर्माण कर लेना, उसे कहते हैं सेल डिवीजन कहते हैं। सेंट्रोसोम का काम रीजनरेट करने का भी काम होता है, यानी ये क्या करता है रीजनरेट करता है, पुनः निर्माण करता है। और यह रीजनरेशन हमारे क्या होता है सेल डिवीजन सेंट्रोसोम हमारे लीवर में बहुत तेज करता है। जैसे हमारे जो सेल लीवर होता है, इसकी कोशिकाएं अगर कट जाती हैं या डेथ हो जाती है तो लीवर उनको पुनः निर्मित कर लेता है, यानी रीजनरेट कर लेता है। और इसी चीज़ का फायदा लड़के आजकल बहुत ज़्यादा उठाते हैं। जैसे किसी लड़की को फंसाना रहता है तो क्या कहते हैं, एक गाना गाते हैं लड़के, कहते हैं कि काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे, ओहो सोना शर्मा गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का, ऐसे कहते हैं। वो तो जानते हैं कि लड़की सब तो होती है महालोल, उनको कुछ कर दीजिए वो सब सही ही मानेंगे। वो जानते हैं लड़का सब कि लीवर तो रीजनरेटिव ऑर्गन होता ही है, आज काट के दिखाई देंगे तो साल बाद तक क्या होता है वो तो फिर अपने रूप में आ ही जाएगा, नया रूप बना ही लेगा, रीजनरेट कर ही लेगा। और क्या होगा, लड़की भी फंस जाएगी, लड़की कहेगी ओ मेरे लिए तो लीवर काट रहा है। तो इससे दो फायदा हो जाता है कि सांप भी मर जाता है, लाठी भी नहीं टूटती है, और लड़की भी फंस जाती है। तो लड़की सब ये सब चीज़ में बहुत सावधान रहा करो, है ना। लड़का अगर ऐसे कहे तुम्हें, ऐसे फंसाए, तो लड़का से कहो कि अरे तू लीवर क्या काटता है, लीवर तो रीजनरेटिव ऑर्गन है, वो तो कट जाएगा तो आज तो फिर तो रीजनरेट हो जाएगा। अगर काटना है तो किडनियाँ काट के दिखा किडनियाँ, अपना लंग्सवा काट के दिखा लंग्स, अपना फेफड़ा काट के दिखा फेफड़वा, हटवा काट के दिखाओ, ना काटेगा ससुरा। क्या कि जानता है कि किडनी अगर एक बार कट गई तो दोबारा रीजनरेट नहीं होगी, क्योंकि उसमें रीजनरेशन उतना तेजी से नहीं हो पाता है। ये ठीक है ना, वो लीवर वो काटता है। तो बबुनी लोग तुम लोग सावधान रहा करो, ठीक है ना। और देखिए ब्रेन में क्या होता है सेल डिवीजन नहीं होता है। तो आप कहेंगे जब ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है तो ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है। तो आपको बता दें, जो हमारे जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में जो ग्लियल सेल होते हैं उसमें 10% क्या होता है सेंट्रोसोम होता है। वही 10% सेंट्रोसोम क्या करता है, इसी क्या होता है, इसी ट्यूमर का निर्माण कर लेता है। वो इसी तरह से क्या होता है, ब्रेन में कभी चोट लग जाती है या ट्यूमर हो जाता है तो वो कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम बहुत कम मात्रा में होते हैं और उसमें सेल डिवीजन जल्दी नहीं हो पाता है। और देखिए जब कभी ज़्यादा मात्रा में डिवीजन हो जाता है, सेल का डिवीजन हो जाता है, तो वही क्या हो जाता है, कैंसर बना लेता है। और हम पढ़ते हैं लैनकाय या लाइसोसोम। इसको हिंदी में लैनकाय कहते हैं और इंग्लिश में लाइसोसोम। देखिए लाइसो का मतलब डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव का मतलब निकल खाना, और सोमा का मतलब बॉडी। इसके नाम से ही इसका तात्पर्य निकल रहा है कि यह किस प्रकार का होता है। यानी ये क्या होता है, किसी बॉडी पार्ट को क्या होता है, खा जाता है, यानी निकल जाता है। देखिए इसकी खोज डी डूवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में किया, ठीक है ना। डी डूवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में इसकी खोज की, और लोगों ने कहा कि डी डूवे जी आपने लाइसोसोम इतने खतरनाक सेल के पार्ट के बारे में खोजा है, तो आप देखिए आप बहुत महान हैं, है ना। आपको हम लोग नोबेल प्राइज से सम्मानित कर रहे हैं, आप नोबेल प्राइज के लायक हैं। ये लीजिए 1974 में इनको नोबेल प्राइज द्वारा सम्मानित किया गया।
देखिए लाइसोसोम क्या होता है, ये पैंक्रियाटिक सेल, ल्यूकोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स और इपिथेलियल सेल में क्या होता है, ये पाया जाता है। देखिए ये लाइसोसोम जो होता है ये क्या कहता है, जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है, इसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। जिस अंग के ऊपर छींक देता है ना, पड़ जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, वो गल जाता है, खत्म हो जाता है। और देखिए लाइसोसोम को क्या कहता है, ये इसका जो द्रव्य होता है, इसका पीएच होता है 5 होता है। देखिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग या एटम बम भी कहते हैं, यानी एटम कोशिका का सुसाइड बैग या एटम बम कहते हैं। अब इसको क्यों कहते हैं वो आपको अभी बता रहे हैं। देखिए आरबीसी में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, देखिए जैसे क्या होता है, जब कोशिका में कोई अंग है जो सही से नहीं काम कर रहा है, ये खत्म हो गया, वह बुढ़ा गया है, मर गया है, उसको क्या कहता है, लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जाके छिड़क देता है। जैसे मर गया तो क्या कहता है, छिड़क के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क के पूरा उसको गला देता है, उसको खत्म कर देता है, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा कोशिका का जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो हड़ताल पर बैठ जाते हैं, है ना। देखिए हड़ताल पर बैठ जाते हैं कि हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं काम करें। ये क्या हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, जगह जगह पर लाइसोसोम होता है ना। ये जगह जगह पर सब हड़ताल कर देते कि हम नहीं काम करें, हम नहीं काम करेंगे। तो क्या करता है, नहीं काम करोगे, नहीं काम करोगे, चलो नहीं काम करोगे तो अब हम तुम लोग क्या करते हैं, अब हम तुमको मजा दिखाते हैं। ये करता अपना ही पूरा फाड़ देता है। जब फाड़ देता है पूरा बम की तरफ धमाका हो जाता है, इससे पूरा लाइसोसाइम एंजाइम पूरा छिटा जाता है, तो पूरा कोशिका भर में क्या होता है, पूरा फैल जाता है। एक कोशिका के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे के सारे के ऊपर पड़ जाता है, तो क्या करता है, पूरा डेथ हो जाती है। तो वो कोशिका पूरा डेथ हो जाती है, वो निकल जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइड बैग, ठीक है ना। आप जानते हैं कि आरबीसी की लाइफ टाइम कितनी होती है, 120 दिन होती है। और आरबीसी में क्या होता है, लाइसोसोम पाया नहीं जाता है, तो उसमें क्या होता है, आरबीसी जब 120 दिन बाद मर जाएगी तो उसको कौन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जाके छिड़क के तुम आएगा, ऐसा तो होना नहीं हो पाता है। तो ये कहता है, ये जो आरबीसी डेथ हो जाती है, ये क्या होती है, ये हमारी स्प्लीन में यानी प्लीहा में हमारी लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है स्टमक के, यहाँ पर आती है आरबीसी, वहाँ पर इसका डेथ होता है। आरबीसी का डेथ, आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है उसको स्प्लीन को कहते हैं, यानी स्प्लीन जो होती है आरबीसी की कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं और इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में इंसेक्ट यानी कीड़ों में इन्होंने स्ट्रेटेड मसल्स में यानी रेखित पेशियों में क्या किया, सबसे पहले इन्होंने खोजा। लेकिन अल्टमान ने जंतुओं में खोजा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख सबसे पहले इन्होंने अल्टमान ने किया, इनका उल्लेख किया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया न कहने के बजाय इन्होंने उसका माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। और सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है ये रॉड शेप या स्फेरिकल शेप और फिलामेंटल यानी फिलामेंटस का मतलब धागे नुमा इसकी संरचना होती है, यानी इसका आकार होता है। इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। देखिए ये जो रेस्पिरेशन चैन द्वारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है कि रेस्पिरेशन चैन द्वारा क्या होता है, क्रेब्स चक्र में एक साइकिल बनती है जिसमें 38 एटीपी बनती है, यानी 38 एटीपी बनती है। 38 एटीपी बनने के बाद ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज से हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, वही ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। देखिए जीव द्रव्य में 80% क्या होता है, जल होता है, यानी वाटर होता है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। ये क्या होता है, हमारे कोशिका में पाया जाता है। देखिए कोशिका में अगर जो पाया जाएगा तो उसके कहेंगे कोशिका द्रव, यानी इंग्लिश में कहेंगे साइटोप्लाज्म। देखिए कोशिका में ये पूरा क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म है। इस तरीके से पूरा कोशिका क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म से इसे ये पूरा का साइटोप्लाज्म में ऐसे पूरा भरी रहती है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। और एक होता है, दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जो न्यूक्लियस में ये जो प्लाज्म है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
अब मुझे उम्मीद है कि आपको सेल पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होती है, सेल के कितने कंपोनेंट होते हैं, सेल के कितने जितने ऑर्गन्स होते हैं उनके क्या काम होते हैं, उनकी कैसी संरचना होती है, ये सब समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको किसी और टॉपिक में के साथ और वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।